हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द डिफेंस गुरुजी क्लासेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे कि एनडीए 2024 के लिए ज्योग्राफी की क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो, यानी क्या बेस्ट रणनीति हो कि आप एनडीए का एग्जाम बहुत सही तरीके से और आसानी से उसे क्लियर कर पाए बिना किसी चूक के वो दो सितारे अपने कंधों पर लगवा पाए जिनकी चमक आसमान के सितारों से ज्यादा हो। सही बात है ना? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी जुनून को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं दो स्टार्स को ध्यान में रखते हुए आज ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि क्या बेस्ट वे आउट अपनाया जाए कि जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है आपको, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक बेटर प्लान फॉर्मुलेट कर पाए। तो चलिए बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर मैं बात करूं तो आपका पेपर 2 जो जर्नल एबिलिटी का पेपर है, मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता है, फिर जिनको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं। उसमें आपकी जर्नल नॉलेज टेस्ट की जाती है। उस जर्नल नॉलेज के लिए आपको सीधा सीधा लिखा गया है सोशल स्टडीज की नॉलेज टेस्ट करी जाएगी और इसी सोशल स्टडीज का इवन आपका पार्ट होता है ज्योग्राफी, बट फिर भी ज्योग्राफी को अलग से इसके अंदर मेंशन किया गया है। ये खुद से एक रिफ्लेक्शन है कि ज्योग्राफी कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और कितना इंपॉर्टेंट पार्ट आपका पेपर 2 के जो आपके जो क्वेश्चंस होगा उसमें प्ले करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसी चीज को मैं आपको प्रूफ भी कर सकती हूँ कि ज्योग्राफी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है उसकी क्वेश्चन की वेटेज के साथ। अगर बात करूं क्वेश्चंस की, तो ज्योग्राफी के अंदर हर साल 17 से 20 और कभी कभी तो 25 सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं करंट अफेयर से रिलेटेड ज्योग्राफी भी मिला दूं, कई बार क्या होता है कि आपकी ज्योग्राफी करंट बेस्ड पूछ ली जाती है, तो अगर उसको मिला दूं तो कई बार आपके ये सवाल 25 सवाल तक भी बन जाते हैं। मतलब 25 अगर सवाल है, एक सवाल के 4 नंबर है, तो आपको अकेली ज्योग्राफी 100 नंबर दिलाने का काम कर सकती है। मतलब ये आपके 60 से 100 नंबर का रोल अदा करती है ज्योग्राफी। अब जब इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो इसको कवर करना भी सही तरीके से उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर दुविधा आप बच्चों के सामने ये आती है कि भाई एनडीए के हम बच्चे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी नॉन मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, अभी 11th-12th में है या फिर 11th-12th के बाद हम ये तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम तो साइंस और मैथ को कवर करने में चला जाता है। ऐसे में ज्योग्राफी जैसा वास्ट सब्जेक्ट हम कैसे कवर करें? वहां पे झिझक होती है, दिमाग में 100 तरीके के सवाल आते हैं, पैनिक होता है, एंग्जाइटी होती है और वहीं पे बच्चे गलतियां करते हैं। हड़बड़ी में कुछ भी पढ़ लेते हैं, जो नहीं पढ़ना होता वो पढ़ लेते हैं और जो पढ़ना होता है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, टाइम वेस्टेज कंप्लीटली। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें करना है स्मार्ट वर्क। बट स्मार्ट वर्क जैसे ही बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना। स्मार्ट वर्क जो शॉर्टकट तो बताता है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि आपको चलना नहीं होता है ना, तो हार्ड वर्क तो करना ही है। इससे रिलेटेड मैंने एक सोशल मीडिया पे एक आपकी क्लिप देखी थी और मैं उसी से रिलेटेड आपको एक पोस्ट थी, इसी बात को मैं उसके थ्रू आपको समझाना चाहूंगी। एक बार देखिए वो कैसे। देखिए, मान लीजिए आपका ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को आपको कोई मूव करने को बोलता है, आपको टास्क दिया गया है कि इस ब्लॉक को मूव कर दीजिए। ठीक है, इस ब्लॉक को मूव करने के लिए आपको एक छोटा ब्लॉक और दिया गया है, वो भी स्क्वायर शेप का है। तो जो बच्चा हार्ड वर्क में बिलीव करता है, जिसको बस ये है कि हाँ मुझे काम दे दिया, मेरे को इसी तरीके से करना है, वो क्या करेगा, बड़े वाले ब्लॉक को छोटे वाले ब्लॉक से धक्का मारना शुरू करेगा और वो भी उसको अपनी डेस्टिनेशन यानी उसकी मंजिल तक तो पहुंचा देगा, पर ऐसा करने में उसे बहुत लंबा समय लग जाएगा। यानी कि हो सकता है आपको 1 से 2 से ज्यादा अटेम्प्ट लग जाए इसी चीज को क्लियर करने के लिए, अगर आपने एक सही स्ट्रैटेजी का यूज नहीं किया तो। ठीक है, दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो थोड़ा स्मार्ट है। वो क्या करेगा, ये जो जो आपको स्क्वायर बॉक्स दिया गया था, जिसकी मदद से आपको बड़े वाला बॉक्स धकेलना था, वो उसको काटेगा और उसको राउंड में कन्वर्ट कर लेगा। राउंड में कन्वर्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, उसको मूव करना आसान हो जाएगा और ये राउंड वाले इससे इस बॉक्स को धक्का मारना आसान है और डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचा देगा। तो ये इसने स्मार्ट वर्क किया। बट इस स्मार्ट वर्क में भी थोड़ी सी दिक्कत है। अगर इसी स्मार्ट वर्क को मैं थोड़े से हार्ड वर्क के साथ मिला दूं तो वो बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट देता है। जैसे कि हम क्या करेंगे, ये बॉल को तो राउंड कर लिया था, अब क्या करो, ये जो प्लेन है ना, जिस प्लेन पे ये आपका पूरा रखा था ये बॉक्स, ठीक है, एक काम करो, इस प्लेन को इंक्लाइंड कर दो, यानी इस प्लेन को टेढ़ा कर दो। जब इस प्लेन को इंक्लाइंड कर दिया गया, इस प्लेन को टेढ़ा कर दिया गया, तो अपने आप ही ये बॉक्स मूव करके डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या करा बच्चे ने, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। सिर्फ स्मार्ट वर्क भी आपको रिजल्ट दे देगा, बट बहुत जल्दी नहीं देगा।
ठीक है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करोगे तो पक्का रिजल्ट मिलेंगे। इसी स्ट्रैटेजी और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज हम ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको उन टॉपिक्स पे पहले ध्यान देना है जहां से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्मार्ट वर्क। अब उन टॉपिक्स को किस तरीके से हम अपने पास रखेंगे, किस तरीके से उन पे हार्ड वर्क करेंगे कि हम क्विकली ज्योग्राफी को कम से कम टाइम में और मैक्सिमम आउटपुट के साथ कवर कर पाए, तो यही बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। ध्यान से समझिएगा। आपकी ऑफिशियल के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दे रखा है, पहले मैं आपको ऑफिशियल के अकॉर्डिंग सिलेबस दिखाऊंगी, फिर जो मैंने आपके लिए आपकी स्ट्रैटेजी के लिए जो सिलेबस, इसी सिलेबस को अरेंज किया है वो दिखाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, होच पोच दे रखा है, आसान तरीके से हमने इसको अरेंज किया है, तो उस फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, तो आपका सेक्शन सी जनरल साइंस के अंदर ज्योग्राफी का एक पोर्शन दिया है, सोलर सिस्टम, मेटेओराइट्स, कॉमेट्स और एक्लिप्स। ठीक है, एक तो ये दिया गया है, इस पे बात करेंगे। ठीक है, ओके। दूसरा आपका ज्योग्राफी का सेक्शन ई, कंप्लीट ये सिलेबस दिया गया है। ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया आपको रेंडमली ये सिलेबस, और ये भी नहीं है कि कोई इसके अंदर क्रोनोलॉजी हो उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है, रैंडम सा अरेंजमेंट है, बच्चे को खुद से देख के नहीं समझ आएगा, पर ये आपको ऑफिशियल सिलेबस है इसलिए दिखाना जरूरी था। अब इसी ऑफिशियल सिलेबस को हमने अपनी कैटेगरीज में बांटा है, जो आपके लिए सिंप्लीफाइड है और ऑर्गेनाइज्ड है, जिस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, और वहां पे साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनमें से कहां कहां इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं। तो अपने कान खुले रखना, आंखें खुली रखना और नोट डाउन जरूर कर लेना इफ यू वांट टू स्कोर गुड, राइट। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक था आपका सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स के बारे में। तो टॉपिक में थियरीज के ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है कि इवोल्यूशन की थियरी है ना, कॉपरनिकस ने जो थियरी दी थी वो क्या थी, आपकी हेलियोसेंट्रिक थियरी थी। ठीक है, आपकी टॉलमी ने जो दी थी वो कौन सी थी, आपकी जियोसेंट्रिक थियरी थी। तो ऐसे आपकी थियरीज के नाम और उसी के साथ साथ किसके रिलेटेड है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड है। तो इसमें सवाल में जो फोकस रहता है नेम ऑफ थियरी पे रहता है, और बाय किसने दी थी उस पे फोकस रहता है। ठीक है, बेसिक ऑफ यूनिवर्स के अंदर फोकस रहता है, जैसे कि आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, लाइट ईयर क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीजों पे आपका फोकस रहता है बेसिक्स ऑफ यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, अब आपको हर एक प्लैनेट, तीसरा सवाल जो सोलर सिस्टम से पूछा जाता है वो पूछा जाता है हर एक प्लैनेट के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज के बेस पे डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाएगा। सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट किसकी सबसे ज्यादा या कम है, उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो आपको हर प्लैनेट के बारे में पता होने चाहिए, या फिर किसी प्लैनेट पे कौन सा मिशन भेजा गया है, या किसी प्लैनेट को और कौन से ऑल्टरनेटिव नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे वीनस को ट्विन ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं। अगला है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब कि जियो का मतलब होता है आपकी अर्थ, है ना, अर्थ पे जो भी स्ट्रक्चर्स है वो कैसे, उनसे रिलेटेड कहाँ कौन कौन से आपके मेन एरियाज हैं। तो मेन एरिया है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ, जरूर से जरूर पढ़ लेना। इसमें आप लेयर्स के बारे में पढ़ लेना, क्रस्ट, मेंटल कोर, और दूसरा सवाल इसमें डिसकंटिन्यूटी के नाम पे पूछा जाता है। किस पे पूछा जाता है, डिसकंटिन्यूटी पे। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, डीप में नहीं जाओगे। जिन पे मैं कांटा लगा रही हूं उनका भी ध्यान रखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट डीप में नहीं करने, क्योंकि वो क्या होगा, आपका हार्ड वर्क कर रहे हो, ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, जितना जरूरी ये जानना है कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये भी जानना है कि कौन से टॉपिक्स नहीं करने, क्योंकि ब्रेन की जो स्टोरेज है वो क्या है, लिमिटेड। अगर उस लिमिटेड स्टोरेज को तुम बाकी ऐसे टॉपिक से भर लोगे जो नहीं करने थे, तो जो करने हैं उनके लिए स्पेस कहाँ से लाओगे, नहीं लेके आ पाओगे। तो एक ही अल्टीमेटम है, ये जान लो कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ पे अब जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ना, इन पे एक काम करना, एक एक शीट बना लेना, एक एक शीट ऑफ पेपर बना लेना और उसी पे एक इंफॉर्मेशन लिख लेना। जैसे ऊपर लिखा इंटीरियर ऑफ अर्थ और उसकी लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख ली, डिसकंटिन्यूटी के बारे में लिख ली। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक और सी फ्लोर थ्रेड स्प्रेडिंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। अब जो बहुत फेवरेट टॉपिक है आपके एनडीए का वो है रॉक्स।
और रॉक्स में क्या पूछते हैं, ये रॉक्स में ये पूछ लेते हैं कि सैंडस्टोन कौन सी टाइप ऑफ रॉक है, क्या ये मेटामॉर्फिक है, इग्नियस है, या कौन सी है। तो जो एग्जाम्पल है रॉक के, उनसे तो बहुत ही ज्यादा प्यार है यूपीएससी को। तो यूपीएससी में आपके जो रॉक्स के एग्जाम्पल हैं उनसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। वॉल्केनिज्म में दो तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, एक तो लावा के ऊपर, ठीक है, कि आपका एसिडिक लावा कैसा होता है, बेसिक लावा कैसा होता है। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है आपका क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म, इससे जो वॉल्केनो से किस तरीके की लैंड फॉर्म बनती है, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, बेथोलिथ, लेकोलिथ, इन सब पे पूछा जा सकता है, ठीक है। और तीसरा सवाल आपका वॉल्केनो से फैक्ट पूछा जा सकता है, हाईएस्ट वॉल्केनो क्या है, लोवेस्ट वॉल्केनो क्या है, ठीक है। अर्थक्वेक में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जाना है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सा स्केल है जो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए होता है, ओके। इसके बाद अगेन ये वाला जो वेदरिंग वाला है जो आपका सेक्शन, ये फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लास्ट है लैंड फॉर्म, यानी कि पहाड़, चट्टाने, पहाड़, प्लेट्यू, और जो बाकी आप लैंड फॉर्म्स देख रहे हैं अलग अलग टाइप की, ये कैसे कैसे बनती है। इन लैंड फॉर्म्स पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं और इन्हें डायग्राम्स के थ्रू कवर करना, एक चार्ट बना के। क्लियर हुआ ये सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो अगली बात करते हैं लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये आपको सिलेबस में भी अलग से दिया गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें आप रोटेशन, रेवोल्यूशन, सोलर और लूनर एक्लिप्स, यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेना, कब कौन सा लगता है, कब फुल मून डे होता है, कब न्यू मून डे होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल ये पूरा टॉपिक तो बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, इसमें से सवाल पूछ लिए जाते हैं। जब यहाँ पे थर्ड वाला है जो यहाँ पे आपका लोकल और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पूछा जाता है कि भाई आपका अगर इस टाइम पे इंग्लैंड में ये टाइम है तो इंडिया में इस टाइम पे कितना टाइम होगा, ठीक है, इतनी डिग्री पे कितना टाइम होगा। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है ये पूछ लिया जाता है। अगली बात करते हैं, जो अगली यूनिट आती है वो आती है आपकी क्लाइमेटोलॉजी, यानी कि आप किसके बारे में स्टडी करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर के बारे में, टेम्परेचर कितना है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो फेवरेट एरियाज एनडीए के रहते हैं, देखिए कुछ ना कुछ एग्जाम के फेवरेट एरियाज होते हैं, वो वहीं से बार बार सवाल पूछता है। तो इसमें जो फेवरेट एरिया रहता है वो आपका रहता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या पूछता है, एटमॉस्फेयर में उसे जानना है कि क्या आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, और क्या आपको यह पता है कि इन लेयर्स के कौन कौन से फीचर हैं, ओजोन किस में प्रेजेंट है, बस बेसिक है, एक शीट बनाओ हो जाएगा। अब सेकंड है इसमें टेम्परेचर वाला, इसमें सेकंड कौन सा होता है आपका, टेम्परेचर वाला। तो टेम्परेचर को आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। टेम्परेचर के साथ ये देख लो कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की क्या होती है। टेम्परेचर में उसका मेनली ध्यान रहता है लैप्स रेट के ऊपर, किसके ऊपर, लैप्स रेट का सवाल उसको बहुत ज्यादा प्रिय है, ये कह सकते हैं, जो सवाल बार बार पूछे जाए, फेवरेट क्वेश्चंस, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्लाइमेटोलॉजी में प्रेशर बेल्ट्स पे जरूर ध्यान दे लेना, प्रेशर बेल्ट्स पे जरूर ध्यान दे लेना, ठीक है। बाकी ये छोड़ सकते हो, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आप कंप्लीटली छोड़ सकते हो, अगर आपको ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ाए तो उसे मत पढ़ो, बहुत ज्यादा आपका, क्योंकि ये क्या है आपका थ्योरी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। और आपसे ये कॉन्सेप्ट रिटर्न में पूछा जाता है यूपीएससी की मेंस वगैरह की एग्जामिनेशन में, आपकी तो ऑप्शनल एग्जामिनेशन है, उसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, विंड्स की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी को सबसे पसंदीदा है लोकल विंड्स। आपके एनडीए में वो लोकल विंड जरूर पूछता है, चिनूक कहाँ की लोकल विंड है, लू कहाँ की लोकल विंड है, फोहेन कहाँ की लोकल विंड है। तो लोकल विंड्स कहाँ किस लोकेशन में है वो पूछ लेता है, वो हॉट है या कोल्ड है, दूसरा ये पूछ लेगा। ह्यूमिडिटी से जो वो सवाल पूछता है वो पूछता है भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पता है। ये तीनों टर्म्स पढ़ जाना, उससे ज्यादा ह्यूमिडिटी में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल में दोनों फॉर्म ऑफ रेनफॉल पढ़ के जाना, मतलब कि फॉर्म ऑफ रेनफॉल कौन सी होती है, जैसे आपकी ओरोजेनिक, कन्वेंशनल, ये सारी। दूसरी कि जब आपकी प्रेसिपिटेशन होती है वो किस किस तरीके से होती है, मतलब क्या वो बारिश की बूंदों की फॉर्म में हो रही है, रेनफॉल की फॉर्म में हो रही है, या फिर हेल आपकी ओलो की फॉर्म में हो रही है, स्नो की फॉर्म में हो रही है। तो ये वाला कंडीशन मतलब प्रेसिपिटेशन भी आपको जरूर करके जाना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड एक और टॉपिक हो जाता है, वो उसका नाम होता है क्लाउड्स, है ना, क्या है क्लाउड्स। क्लाउड्स पे बहुत सवाल पूछता है, एनडीए में बहुत सवाल पूछ जाता है क्लाउड्स पे कि बताओ सीरस क्लाउड्स कौन से हैं,
निम्बोस्ट्रेटस कौन से हैं, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब ये 3 टॉपिक जो है वो साइक्लोन से ही रिलेटेड है। अब साइक्लोन को बहुत ज्यादा डीप में कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है, साइक्लोन को डीप में नहीं पढ़ना, सिर्फ साइक्लोन की 2 चीजें पढ़ोगे। एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग जगह पे किस नाम से जाना जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है, इस तरीके से आप एक लिस्ट बना लेंगे। दूसरा, आप साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे कंडीशन, कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, जैसे सी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, ओशन या सी के सरफेस पे होती है, टेम्परेचर की एक कंडीशन है 27 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जेट स्ट्रीम, एयर मास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन, मेडिटेरियन रीजन, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, इन क्लाइमेटिक टाइप से और इनकी जो नेचुरल वेजिटेशन है उससे सवाल पूछना तो एक आदत रही है एनडीए के अंदर, तो ये वाला टॉपिक तो कोई मिस नहीं करेगा। तो ये जितने भी आपको टॉपिक्स मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना, आपका पहला एजेंडा ये है कि आप इन्हें ही पहले कवर करेंगे, बाकी सब बाद में, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है ये मॉनसून वगैरह, इसका हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट जान लेना, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मॉनसून, एल नीनो, ला नीना, ये बहुत कम तरीके से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते एनडीए के अंदर, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, अगली बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट यूनिट है ओशनोग्राफी, यानी कि आपके समुद्र से रिलेटेड जो भी नॉलेज होगी। अब इसमें क्या क्या करने की जरूरत है, देखो आपको ओशन बॉटम रिलीफ पे पूरा पूरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ लो कि पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, फिर स्लोप होता है, फिर इस तरीके से एक ट्रेंच होती है, प्लेन होता है, बस इस तरीके से आपका होता है। किसका कितना परसेंटेज होता है वो याद कर लो, बहुत डीप में पढ़ोगे तो गलती करोगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से कवर करना है, ठीक है। इसी तरीके से मरीन रिसोर्सेज, मरीन लाइफ को नहीं कवर करना, सी लॉज को भी नहीं कवर करना। इंपॉर्टेंट बेज, गल्फ्स और स्ट्रेट, इंपॉर्टेंट खाड़ी, स्ट्रेट और ये सारी बेज, ये आपको जरूर से जरूर कवर करना है वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से। इसको कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का स्ट्रेट का क्या नाम है, मलक्का स्ट्रेट है उसका नाम, ठीक है, ओके। इसके बाद ओशन करंट, वेव्स और टाइड में से वेव्स के टॉपिक को चाहो तो छोड़ सकते हो, ओशन करंट को नहीं छोड़ सकते। ओशन करंट जो भी आपके कोल्ड और वार्म ओशन करंट है उनकी एक बना लो लिस्ट, कोल्ड की एक लिस्ट बना लो, वार्म की एक लिस्ट बना लो, याद कर लो, कितनी बड़ी बात है, पक्का एक सवाल फंसेगा। टाइड जरूर करोगे, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड क्या होती है, कौन सी कंडीशन में बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट फेवरेट एरिया है, ठीक है। सैलिनिटी, टेम्परेचर से कभी कभी हल्का फुल्का सवाल आता है, तो हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट देख लोगे, बट अगर टाइम की कमी है तो ओशन करंट नहीं छोड़ सकते, टाइड नहीं छोड़ सकते और ये बेस को नहीं छोड़ सकते ओशनोग्राफी में से। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट है आपकी इंडिया की फिजिकल सेटिंग, मतलब इंडिया की जो फिजिकल सेटिंग है उससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं वो क्या बनते हैं। देखो, एक तो सबसे पहला है कि आपको इंडिया की फिजियोग्राफी में आपको ये पता होना चाहिए इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, सबकी नेबरिंग कंट्रीज की याद करना, किसके साथ कितनी बाउंड्री लगती है, मैक्सिमम किसके साथ है, वो वाला जो फैक्चुअल डाटा होता है एक बार के लिए आपको वो याद करना है। उसके बाद हिमालय के अंदर जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, जैसे काराकोरम पास, जोजिला पास, पीर पंजाल पास, बोजिला पास, ये सारे पासेस आपको पता होने चाहिए कि कौन सा किसको किससे कनेक्ट करता है। इसकी भी एक क्या बना लेंगे आप, लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन्स और डेजर्ट्स, ठीक है, ये तो एक इजी सा टॉपिक है, ओके। कोस्टल प्लेन में से आप कोस्टल प्लेन में से देखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेट में से कौन सा ज्यादा चौड़ा होता है, तो इनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सारी आप किससे कवर कर सकते हैं, एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। इनमें अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आता है आपका ड्रेनेज सिस्टम एंड इट्स टाइप, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, मतलब भारत की नदियां। और जब भारत की नदियों की बात आती है तो भाई इतने सारे सोर्सेज है ना हमारे पास, सब पे नहीं जाना, सिर्फ एनसीईआरटी में जो जो नदियां दे रखी है उसी से पूछना है, क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी का है। अगर इस तरीके से नदी कवर करने लग जाओगे तो आप अनलिमिटेड रिसोर्स है, आपका सारा का सारा टाइम नदियां कवर करने में चला जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ने में जाएगा ही नहीं। तो क्या करना है, नदियां सिर्फ और सिर्फ आपको कहां से कवर करनी है, एनसीईआरटी में जो जहां जितनी दी है उतनी ही कवर करनी है कि उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है और ये सारी बातें। समझ में आई बात? चलिए अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगी, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। गुरुजी क्लासेस भी आपके लिए एनडीए फाउंडेशन
बैच लॉन्च करती है हर साल, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को 11वीं और 12वीं के बच्चों को साथ ही में 11वीं 12वीं के साथ ही एनडीए की तैयारी की जाती है। और हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऑफलाइन बैच होगा, भिवानी हरियाणा, विद्यानगर 54 फीट रोड, ये एड्रेस रहेगा आपकी एकेडमी का। अगर बताऊं, और जो बच्चे पिछली बार से मान लो अगर कोई ड्रॉपर बैच के भी स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रॉपर बैच भी स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से एंड 26 मार्च बोथ, ठीक है। इसके बाद कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के नाम है यहाँ पे जिन्होंने एसएसबी के साथ साथ आपका एग्जाम भी क्लियर करा है। ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने दोनों ही क्लियर करे हैं। ना ही सिर्फ एनडीए की बट इसके अलावा नीट और जेई की प्रिपरेशन भी कराई जाती है और हॉस्टल फैसिलिटी भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है या फिर आपके आसपास कोई स्टूडेंट्स है जो सेम चीजों के लिए फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है तो आप उन्हें ये बता सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अगर मैं बात करूं मिनरल रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज की, तो इनमें 2 बातें ही पढ़नी है आपको मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर, कि भाई आपके जो मेटेलिक रिसोर्स हैं या फिर नॉन मेटेलिक रिसोर्स हैं, यानी आपके आयरन, कॉपर, इन सब से रिलेटेड जो आपकी आयरन है, मान लो इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन सा, इसकी एक ऐसे करना, इसकी एक लिस्ट बना लेना, इसकी एक लिस्ट बना लेना, ठीक है। यहाँ पे आप आपके मिनरल का नाम लिखना, यहाँ पे मैक्सिमम रिजर्व कौन सी स्टेट के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा स्रोत कौन से स्टेट के अंदर है, और मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन करता है, बस। फिर ये लिस्ट लिखते जाना, आयरन दिस दिस दिस, और वो लिस्ट याद कर जाना। बस इसी तरीके से आप एनर्जी की बना लेना, उससे ज्यादा इनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर में जो सिर्फ आपको ध्यान से करना है वो करना है आपको इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ठीक है, उसको आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। सॉयल में आप इंडियन सॉयल के बारे में सब करेंगे। इंडियन सॉयल की जब आप बात करेंगे तो उसमें ये देखना है कि वो किसमें डेफिशिएंट है, ठीक है। आपको जो सवाल आता है कि भाई किसमें उसकी कौन सी चीज की कमी है इस सॉइल में, पर्टिकुलर सॉइल में डेफिसिट, और कौन सी चीज उसके अंदर सबसे ज्यादा है, इस 2 चीजों पे वो सवाल पूछ लेता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, अब अगेन मैं यही बोलूंगी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व और वेटलैंड, इनकी आप क्या बना लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे और उसके थ्रू याद कर लेंगे, ठीक है। आखिरी में कल्चरल ज्योग्राफी से आप ट्राइब्स के नाम याद कर लेंगे स्टेट के साथ, ठीक है, और आपकी जो भी रेशियल डाइवर्सिटी है वो याद कर लेंगे। लैंग्वेज और रिलीजन को आप छोड़ सकते हैं, ओके। ट्रांसपोर्टेशन में इसी तरीके से एयरपोर्ट, रोडवेज, वाटरवेज के जो मेन है, मान लो नेशनल हाईवे 1 कौन सा है, इस तरीके से जो मेन हाईवेज हैं, जो मेन रोडवेज या मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सिर्फ उनको याद करेंगे। ये बहुत ज्यादा करने वाले हैं ही नहीं। जब आप फॉरेस्ट पढ़ेंगे तो आप 4 चीजों पे ध्यान देंगे कि वहां पे कौन सी स्पीसीज है। जैसे कि मान लो अगर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करूं तो वहां पे मैगनी के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो स्पीसीज का नाम देखेंगे, कहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में रेनफॉल कितनी होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में टेम्परेचर कितना होता है। यही 4 बातें आपको हर एक फॉरेस्ट से रिलेटेड कवर करनी है। और आखिरी में जब आप वर्ल्ड मैपिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स में जब वर्ल्ड मैप करने की बात करेंगे तो वहां आप देखेंगे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, स्ट्रेट्स, सीज और डेजर्ट, वहां के इंपॉर्टेंट इनकी एक लिस्ट बना लेंगे। देखिए देखने में लगता है कि ये बहुत सारा हो गया है ना, इतना सारा सिलेबस ज्योग्राफी का, बट एक्चुअली में ये इतना सारा नहीं होगा अगर आपको, जैसे मैंने बताया है, आप 1 बाय 1 हर एक चीज का क्या करेंगे, एक पेज पर एक चीज को कवर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एक कॉन्टिनेंट, मान लो एशिया के कॉन्टिनेंट का माउंटेन, प्लेट्यू, स्ट्रेट, डेजर्ट और ये सब लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपकी मैक्सिमम 40 से 50 शीट्स बनेंगी और उन 40 से 50 शीट्स को रिवाइज करना आसान रहेगा एज कंपेयर टू बहुत सारी को याद करना, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ, वही आपको रिजल्ट देगा। होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा और आपको स्ट्रेटेजी भी क्लियर हुई होगी। और इसके साथ अगर आपको फिर भी नहीं हुई तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उससे आपको एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। टिल द टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर देयर एग्जामिनेशन। बाय बाय, जय हिंद।